हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमित शाह जी ने किसको दी है ये बड़ी चेतावनी, बताएंगे दोस्तों। अमित शाह जी ने कहा अब अमेरिका और इजराइल की तरह ही पलटवार करता है अपना भारत। बहुत बड़ी खबर दोस्तों आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे जहां पर डेनमार्क में पहुंचे मोदी जी ने बिल्कुल भारत को लेकर कट एंड क्लियर कह दिया है दोस्तों की दुनिया को तबाह करने में भारतीयों की भूमिका नहीं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां जापान के करीब समुद्र में गुजरे चीन के युद्ध पोत बड़े मिशन को अंजाम दे सकता है चाइना। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां डेनमार्क के लोगों के सामने पीएम मोदी जी ने रखी है अपनी मांग, बताएंगे दोस्तों कौन कौन सी मांग रखी है मोदी जी ने। और इसी बीच आपको बताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने छुए अपने माता जी के पांव, मां ने सिर पर हाथ रख दिया आशीष। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर और कितने दिन की यात्रा है इनकी। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर राज ठाकरे का लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी खबर, बताएंगे आपको क्या कहा अब राज ठाकरे ने कल। और इसी बीच दोस्तों सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट की खबर आई है और गर्मी से राहत के लिए भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है दोस्तों। और इसके पीछे सबसे बड़े कारण मोदी जी ही है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब अमेरिका और इजराइल की तरह पलटवार करता है भारत। अमित शाह जी ने किसको दी है ये बड़ी चेतावनी, हम आपको बताते हैं दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को कहा कि भारत अपनी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर अमेरिका और इजराइल की तरह ही पलटवार कर सकता है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सीमा के पार के दुश्मनों पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक की ओर भी इशारा किया। गृह मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को लचर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले करते थे तो भारत बयान जारी करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद से चीजों में सुधार हुआ है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। उन्होंने नरपतुंगा विश्वविद्यालय, उसके एकेडमिक प्रखंड और अन्य अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा कि पहले केवल 2 देश अमेरिका और इजराइल ही उनकी सीमाओं और सेना के साथ छेड़छाड़ होने पर जवाबी कार्रवाई करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारा भारत, महान भारत भी इस समूह में शामिल हो गया है। अमित शाह जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी में 2016 में और पुलवामा में 2019 में आतंकवादी हमले हुए थे और हमने 10 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दी। अब हमारा भारत पहले वाला भारत नहीं है बल्कि एडवांस भारत है और अब हमें अपने भारत पर गर्व है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया ये सच जानती है। आपको बता दें गृह मंत्री जी ने आगे कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि इन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का क्या प्रभाव पड़ा। मैं उन्हें बताता हूं कि इसका सबसे बड़ा असर हुआ है। अब पूरी दुनिया जानती है कि कोई भी भारतीय सीमा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, अन्यथा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि मोदी जी जब से दोस्तों सरकार में आए हैं तब से भारत की कायाकल्प ही बदल गई है दोस्तों, विदेशी मामलों में तो सबसे ज्यादा बदली है दोस्तों, तो हम भी समर्थन करते हैं मोदी जी का, जरूर कहिएगा दोस्तों। और थैंक यू मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बता दें दोस्तों अमित शाह जी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370, 35A और नागरिकता संशोधन कानून के क्रियान्वयन जैसे अनेक मुद्दों का समय रहते समाधान किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां डेनमार्क में बोले पीएम मोदी जी, कहा दुनिया को तबाह करने में भारतीयों की भूमिका नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो वो वहाँ रहने वाले भारतीय लोगों से संवाद करना नहीं भूलते हैं दोस्तों। यूरोप दौरे के समय प्रधानमंत्री डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे तो उन्होंने भारतीयों से संवाद किया। पीएम मोदी जी ने कहा कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भारत और डेनमार्क की साझेदारी बहुत अहम है। क्लाइमेट को जो नुकसान हुआ है उसमें भारत की भूमिका बहुत नगण्य है। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए कोपेनहेगन के सभागार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और मोदी जी के नारे लगा रहे थे।
से पीएम मोदी जी ने भाषण के दौरान डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन का भी आभार जताया। आपको बता दें दोस्तों कि पीएम फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की सबसे कम उम्र की पीएम है दोस्तों, जिन्होंने ठुकरा दिया था ट्रंप का प्रस्ताव। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी और बाद में एक साझा बयान भी जारी किया गया। जो तस्वीरें भी सामने आई उनको देखकर कहा गया कि आने वाले समय में भारत और डेनमार्क की एक मजबूत साझेदारी दिखने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लेकिन इस सब के बीच सवाल तो ये भी है दोस्तों कि आखिर मेटे फ्रेडरिक्सन से पीएम की कुर्सी तक का ये सफर कैसे तय किया गया, कैसे मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई। अब डेनमार्क पीएम की जैसी राजनीति रही है, जैसा उनका अंदाज है, वे हर मुद्दे पर हमेशा खुलकर बोलने में विश्वास दिखाती है। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों, एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क में मौजूद द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और अमेरिका द्वारा 1946 में इसे खरीदने की कोशिश की गई थी। दोस्तों बताया जाता है कि ट्रंप की इस इच्छा के बारे में डेनमार्क किंगडम के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री को बताया गया था, लेकिन इन्होंने इसे बिकाऊ न बताते हुए प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। बाद में मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी इस पूरी चर्चा को ही बेतुका करार दिया था। उनके उस रवैये की वजह से तब डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क का दौरा ही रद्द कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए हमने आपको ये खबर बताई है दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां जापान को डराने में जुटा चीन, द्वीपों के पास भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों का बड़ा काफिला। जी हाँ दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर लिया ओनिंग के नेतृत्व में 8 चीनी युद्धपोत सोमवार को दक्षिणी जापान के ओकिनावा द्वीप श्रृंखला के बीच से गुजरे। सरकारी मीडिया ने इसे उन मिशन की तैयारी को बताया है जिसमें ताइवान के जल डमरू मध्य में संभावित सैन्य संघर्ष शामिल है। जापानी रक्षा मंत्रालय और चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्य ओकिनावा द्वीप और मियाजोकिमा के बीच से युद्धपोत गुजरे हैं, जबकि जापान के जल क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार लिया ओनिंग वाहक से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और नीचे उतरा। चीनी नौसेना के सिद्धांतों के अनुसार ये द्वीप फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है और इनके बीच से गुजरने का मतलब चीनी नौसेना का शक्ति प्रदर्शन है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रूसी आकाश में नजर आया महाविनाश का प्लेन। परमाणु युद्ध में पुतिन की बचा सकता है ये जान। आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का महाविनाश का प्लेन हाल के दिनों में मॉस्को के आकाश में उड़ता नजर आया है। दोस्तों ये खास प्लेन पुतिन को परमाणु युद्ध की स्थिति में हवा में लेकर उड़ सकता है। इल्यूशन IL-80 को मॉस्को शहर के बाहर बहुत नीचे से उड़ान भरते देखा गया है। ये विमान ऐसे समय पर देखा गया है जब यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने परमाणु हमले की भी धमकी दी है। इसी बीच रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि ये विमान सोमवार को होने वाले वार्षिक विक्ट्री डे परेड में रेड स्क्वायर पर नजर आएगा। इस कार्यक्रम के लिए ये विमान अभ्यास कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर डेनमार्क के लोगों के सामने पीएम मोदी जी ने रखी अपनी मांग। कहा 5 गैर भारतीयों को कराएं इंडिया का दौरा। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने NRI लोगों से बोला कि आप बस मेरी इतनी बात माने कि हर 5 गैर भारतीय लोगों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करें हर साल। आप शायद नहीं जानते कि आपका ये छोटा सा काम कितना बड़ा उपकार करेगा और यही राष्ट्रीय दूत का काम भी होता है। कृपया करके आप लोग हर एक नॉन भारतीय को भारत में लेकर आए और भारत की यात्रा कराएं। हर साल आप 5 गैर भारतीयों को लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की पेरिस यात्रा से एक दिन पहले फ्रांस ने दिया बहुत बड़ा झटका। नेवल ग्रुप ने भारत के P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट से खुद को किया अलग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिवसीय यूरोप के दौरे पर हैं, आप सभी जानते हैं। सोमवार को वो जर्मनी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मंगलवार को डेनमार्क में डेनिश पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से गर्मजोशी से मुलाकात की। बुधवार को मोदी जी फ्रांस जाएंगे दोस्तों, यानी आज, और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी नेवल ग्रुप ने भारत को झटका देने की कोशिश की। कंपनी ने कहा है कि वो P-75 इंडिया प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेगी। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप ने मंगलवार को कहा है कि वो सरकार के P-75I प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने में असमर्थ है और उसकी ये वजह AIP सिस्टम बोले तो एयर इंडिपेंडेंट
प्रोपल्सन से संबंधित प्रस्ताव के लिए अनुरोध में उल्लेखित शर्तें हैं। इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 परंपरागत पनडुब्बियों का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, बता दें नेवल ग्रुप ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुधवार को यानी आज पेरिस की यात्रा करने वाले हैं और हाल में चुनाव जीतकर दोबारा राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे, तब यह फैसला लिया गया है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है इसके पीछे का सबसे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है? दोस्तों कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर फलस्तीनियों को लेकर ज्यादा सख्त हुआ इजराइल। 2016 के बाद पहली बार 600 से अधिक लोगों को बिना आरोप मुकदमे के पकड़ कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फलस्तीनियों के बीच जारी विवाद किसी से छिपी हुई नहीं है। दोस्तों बीते साल इजरायली सेना की उनके साथ हुई झड़प के बाद 11 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। बीते महीने एक बार फिर अल अक्सा मस्जिद परिसर में हिंसा भड़क गई थी। अब एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों जिससे पता चलता है कि इजराइल फलस्तीनियों को लेकर पहले के मुकाबले अधिक सख्त हो गया है। उसने 600 से अधिक फलस्तीनियों को बिना किसी आरोप और मुकदमे के पकड़ कर रखा हुआ है। एक इजरायली अधिकार समूह ने यह बड़ी जानकारी दी। उसने बताया है कि यह संख्या साल 2016 के बाद सबसे अधिक है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जल्दी चुनाव ना हुए तो फिर गृह युद्ध होगा। इमरान खान की पार्टी का शहबाज को बड़ा अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा है कि इमरान खान पीएम शहबाज शरीफ के साथ मिलने के लिए उनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। वो जल्द चुनाव कराए जाने को लेकर वार्तालाप करना चाहते हैं। उन्होंने जानकारी दी है दोस्तों की पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी मई के अंत तक इस्लामाबाद की ओर लंबा मार्च निकालेगी और तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक कि चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा नहीं हो जाती है। और ऐसे में गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इमरान खान ने हाल ही में मई के अंतिम सप्ताह में इस्लामाबाद की ओर मार्च की घोषणा भी की थी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, राशिद ने माना है कि इमरान खान के कार्यकाल में कुछ दिक्कतें रही जिसके कारण बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बीएपी, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू बोले तो PMLQ जैसे सहयोगी दल हमसे अलग हो गए। उन्होंने बताया है कि इमरान खान इस्लामाबाद में लाखों लोगों को जमा करने जा रहे हैं और ऐसे में देश अनिश्चितता की स्थिति में चला जाएगा जिससे गृह युद्ध की संभावना हो उठेगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत को 10 अरब डॉलर देगी जर्मनी। पीएम मोदी की बर्लिन यात्रा के दौरान बनी इस पर सहमति। जी हां दोस्तों, भारत और जर्मनी ने सतत विकास बोले तो इंडिया जर्मनी ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर केंद्रीय कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा बोले तो ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को 2030 तक के लिए 10 अरब डॉलर की सहायता मिलने वाली है। जर्मनी ने 2030 के लिए निर्धारित जलवायु कार्यवाही लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद के लिए भारत को लेकर ये ऐलान कर दिया है। दोस्तों इसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति और 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता स्थापित करना शामिल है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेचुलेशन कहना तो बनता ही। अगली खबर की बात करें, जहां अंतरिक्ष में अमेरिका से संबंधों को तोड़ देगा रशिया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने का किया फैसला। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध जमीन पर तो चल ही रहा है लेकिन ये युद्ध अब अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। रूस के हमले के बाद लगातार पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधों के कारण पृथ्वी पर भले ही रूस पूरी दुनिया से कट गया हो लेकिन अंतरिक्ष में रशिया अमेरिका के साथ ही था, जिसके बाद अब रूस ने फैसला किया है कि वो अंतरिक्ष में भी सारे संबंधों को खत्म कर देगा। रशिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। अगले 2 सालों में वो पूरी तरह इससे अलग हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर इसी बीच बता दे, जहां दिल्ली में कोरोना की रफ्तार और हुई तेज। 24 घंटे में मिले 1400 से ज्यादा मामले, पॉजिटिविटी रेट 5.97%। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसी कड़ी में बीते 24 घंटे में एक बार फिर राजधानी में 1000 से ज्यादा मामले नए सामने आए हैं। यहाँ मंगलवार को कोरोना के 1414 नए केस देखने को मिले हैं तो वहीं पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 5.97% हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 1076 मरीज मिले थे। दिल्ली में अब 5986 एक्टिव मामले हैं। दोस्तों इसके अलावा 183 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को दिल्ली में 23,694 टेस्ट हुए हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने छुए अपनी माता जी के पांव, मां ने सिर पर हाथ रख दिया इनको आशीष। आपको बता दें उत्तराखंड दौरे के दौरान अपने पैतृक गांव पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मां के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। बेटे को काफी दिन के बाद देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी की मां सावित्री काफी खुश नजर आई। दोस्तों उन्होंने अपने बेटे योगी आदित्यनाथ जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मां से बातचीत भी की। दोस्तों इस दौरान दोनों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। दोस्तों दोनों के चेहरे खिले हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अपने मां से काफी दिन बाद मिले दोस्तों, इसलिए जब वो अपनी माता जी से मिले तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएम योगी जी ने अपनी मां से खूब बातें की और बीते पलों को याद किया। इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी अपने मां से मिलकर कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी संबोधन के दौरान अपने माता पिता और गुरु अवैधनाथ को याद करके भावुक हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू छलक गए थे। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। वहीं संन्यास लेने के बाद 28 साल बाद अपने घर में रात बिताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों अपने गुरुजनों को याद करके भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी। कहा मंच पर सम्मान करने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं धन्य हो गया। आज सीएम योगी जी ने कहा कि 6 गुरुओं का सम्मान करने का उनको मौका मिला है। इस दौरान सीएम योगी जी ने उत्तराखंड से नौजवानों के पलायन का मुद्दा उठाया। सीएम योगी जी ने कहा कि उन्हें ये चिंता सताती थी कि आखिर यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी अच्छी शिक्षा और जितना अच्छा पढ़ाई का माहौल है, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, इन सभी को आगे बढ़ाना होगा। सीएम योगी जी ने कहा कि उत्तराखंड का युवा जहाँ कहीं पर भी जाएगा वो अपनी प्रतिभा का लोहा जरूर मनवाएगा। इस काम के लिए उसे खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ जी पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे। आपको हम बार बार बता रहे दोस्तों, क्योंकि योगी जी का ये बहुत बड़ा सैक्रिफिकेशन है दोस्तों, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया है योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अर्ली लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी जी के लिए एक लाइक तो वीडियो पर बनता है दोस्तों, और प्लीज वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहाँ राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, आज लाउड स्पीकर पर अजान हुई तो हनुमान चालीसा भी होगी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के विवाद में और ज्यादा घमासान तेज हो गया है दोस्तों। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार देर शाम ऐलान कर दिया है कि आज यानी 4 मार्च को मस्जिदों के बाहर अजान हुई तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इससे पहले राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में एक एफआईआर दर्ज की गई। इसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में मंच से नेताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। इसमें चेतावनी दी जा रही है कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी की अथवा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो सीधे तौर पर नुकसान की वसूली की जाएगी। इन सब के बीच राज ठाकरे के ऐलान ने सरकार, प्रशासन और पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां दोस्तों, राज ठाकरे की तरफ से एक पत्र जारी करके कहा गया है कि आज यानी 4 मई उन सभी स्थानों पर आपको हनुमान चालीसा बजानी चाहिए जहां लाउड स्पीकर से अजान की जाती है। उन्हें बताना चाहिए कि लाउड स्पीकर से क्या दिक्कतें होती हैं। ये एक सामाजिक मुद्दा है, ना कि धार्मिक। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में राज ठाकरे का मांग क्या आप समर्थन करते हैं दोस्तों, कमेंट में बताइएगा जरूर। आपकी क्या निजी राय है दोस्तों राज ठाकरे को लेकर, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर बहुत बड़ा हमला, कहा जिसे चलना सिखाया वही हमें आज रौंदता चला गया। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उनके चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा अटैक किया है दोस्तों। उन्होंने अपना दर्द जाहिर करते हुए, दर्द को फील करते हुए दोस्तों कहा है कि जिसे चलना सिखाया वही रौंदता चला गया। ईद के मौके पर शिवपाल यादव से पहले आजम खान ने भी बेटे के ट्विटर हैंडल के सहारे अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा था। जी हाँ दोस्तों, आप शिवपाल यादव का ये कू पर पोस्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूँ तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारक। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फिर दो फाड़ दोस्तों समाजवादी पार्टी होती नजर आ रही है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। आने वाला फ्यूचर दोस्तों समाजवादी पार्टी को आप कैसा देखते हैं
बताइएगा जरूर भविष्य में क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी धूमिल हो जाएगी दोस्तों या फिर उठ जाएगी, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां शिवसेना ने राज ठाकरे को बताया भाजपा की रखेल, कहा बिगाड़ना चाहते हैं माहौल। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे पर तीखा हमला किया। शिवसेना नेता संजय रावत ने जोर देकर कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सिर्फ इसलिए नहीं बिगड़ेगी क्योंकि एक विशेष राजनीतिक दल ने ऐसा करने का मन बनाया है। राउत का इशारा मनसे चीफ राज ठाकरे की ओर था। दोस्तों, अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने राज ठाकरे को बीजेपी की रखेल तक कह डाला है। दोस्तों, इसके साथ ही मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पुलिस ने 1 मई को लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए बयान के आधार पर राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अगली खबर की ओर चले जहां क्या बंगाल के सीएम बनेंगे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। टीएमसी सांसद ने किया ट्वीट, आपको बता दें क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार के एक ट्वीट के बाद इसे लेकर माहौल गर्म हो गया है। दोस्तों, चर्चाओं का बाजार फिर शुरू हो गया है। पोद्दार ने ट्वीट किया है कि ममता बनर्जी 2024 में देश की प्रधानमंत्री होंगी जबकि अभिषेक बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। पोद्दार ने ट्वीट किया है कि ममता बनर्जी 2024 में आरएसएस से जुड़े राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इसके अलावा अभिषेक बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि पोद्दार ने इस ट्वीट को 1 घंटे के अंदर ही डिलीट कर दिया। इसके बारे में उनका कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि हाईकमान के आदेश पर ही उन्होंने ये ट्वीट डिलीट किया है। जी हाँ दोस्तों, आप ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे दोस्तों, अपरूपा पोद्दार का। जी हाँ, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? क्या टीएमसी के नेता जो है दोस्तों क्या इतने बड़े बड़े सपने क्यों देख रहे हैं दोस्तों? इसके पीछे क्या कारण हो सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या सपने ही देखते रह जाएंगे ये पार्टियां? बताइएगा जरूर दोस्तों, और वीडियो शेयर करना मत भूलेगा। प्लीज वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर गर्मी से राहत के लिए हो जाइए तैयार। आज से आंधी बारिश का बड़ा अलर्ट, दिल्ली समेत 5 राज्यों में बदल जाएगा मौसम का मिजाज। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से देश के विभिन्न हिस्सों खासकर उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ी है। हालांकि अब मौसम विभाग ने राहत की जानकारी देते हुए बताया कि हीट वेव से लंबे समय तक जूझने वाले राज्यों में तापमान गिरने वाला है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। तेज आंधी हवाओं के चलने से भी मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी आएगी। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में 3 और 4 मई को तेज आंधी की संभावना है। दोस्तों, 3 तारीख तो निकल गई और 4 और 5 की बात भी चल रही है दोस्तों। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह का मौसम होगा। उधर राजस्थान में भी कई इलाकों में आंधी आने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों आपके यहाँ का कैसा मौसम है, कितना टेम्परेचर है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, किस जगह की बात कर रहे हैं आप लोग, जरूर समझाइएगा हमको। और ऐसे में दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर यूरोप के हाहाकारी दौरे के बाद अब नेपाल जाएंगे पीएम मोदी जी। लुम्बिनी की गुगली से चीन में बड़ी बेचैनी। आपको बता दें, यूरोप के 3 दिवसीय हाहाकारी दौरे के बाद पीएम मोदी जी भारत लौटते ही नेपाल जाने की तैयारी में है। यूक्रेन रूस जंग के बीच यूरोप के दौरे को दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कूटनीतिज्ञ बड़े ही कौतूहल से देख रहे हैं। अब पीएम मोदी जी का नेपाल दौरा एक बार फिर चीन को चौंकाने वाला हो सकता है। ध्यान रहे, भारतीय खुफिया एजेंसियों की इत्तला पर नेपाल की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में 20 ऐसे चाइनीज को गिरफ्तार किया है जो नेपाल में अराजकता फैलाने की साजिशों में शामिल थे। इनको नेपाल की सरकार ने चाइनीज जासूस मानकर कार्रवाई भी की है। दोस्तों, ऐसे में बहरहाल भारत और नेपाल के विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी जी 16 मई को नेपाल जा सकते हैं। पीएम मोदी पहले लुम्बिनी जाएंगे। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। भगवान बुद्ध का जन्मस्थली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी जी के साथ नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भी मोदी जी के साथ लुम्बिनी जा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों नेपाल के लिए उनको एडवांस में हैप्पी जर्नी मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी हो तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।